डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जिसको आप अगर करके जाएंगे तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स अभी भी आप पक्के कर सकते हैं। देखिए, सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हालांकि ये ऐसे चैप्टर है जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि हम पूरा थॉरोली इन चैप्टर को पढ़े ताकि हमारा क्वेश्चन मिस ना हो। लेकिन फिर भी अब जो टाइम बचा है, मुश्किल से एक हफ्ता आपके पास है, 1 वीक, जस्ट मोर देन 1 वीक यू विल कंसीडर, या 1 वीक से कम टाइम है समझ ले। ओके, अब इसमें भी अगर जिन लोगों ने पढ़ाई तो की है लेकिन ये थोड़ा सा कच्चा पक्का है, तो उन लोगों ने ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट शॉर्ट मिलते हैं उनको पक्का कर लेना चाहिए। मतलब उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो श्योर आपको जो है ना उसके जो है मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी है, 15 से 20 मिनट एट द मोस्ट हम जो है ना वीडियो लेंगे, जिसमें हम सारे ये जो 4 चैप्टर होते हैं, ओके, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इसमें किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम बहुत फास्ट 5-5 मिनट में एक चैप्टर को हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है बहुत लेंथी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्वेश्चन, ये जो चैप्टर्स है आसान है और आपको केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो ये जो है ना डबल एडवांटेज वाले चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा ठीक से ओके सही तरह से और प्रैक्टिस कर ली, जिनको थोड़ा बहुत आता है ना उन्होंने अगर ठीक से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये जो 5 से 6 क्वेश्चन लगभग जो मिल सकते हैं वो श्योर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डुअल नेचर की, तो डुअल नेचर में ओके जो टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहला जैसा टॉपिक है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइट जो है फॉल हो रही है ओके मेटल सरफेस पर और उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। तो क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी के लाइट में इमिट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट या उससे उस फ्रीक्वेंसी से बढ़ के फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो वाली लाइट पे जो है फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ होती है उसे कहते हैं हम कट ऑफ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो खैर ये आपको सारी डेफिनेशन वगैरह पता है, तो आपने इसके ऊपर ओके आपने 1-2 क्वेश्चन करना चाहिए कि किस केस में ओके इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए और नहीं हो गए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक से ओके फॉर्मूला देख लीजिए। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बनता है एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। इसको क्या हो सकता है? एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अच्छा इसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1240 ओके, इसी को ये जो एच सी दोनों कांस्टेंट है तो 1240 डिवाइड बाय ये लेमडा जो है नैनोमीटर में रख दें। ओके, लेमडा किस में रखेंगे? इन नैनोमीटर। तो अगर नैनोमीटर में दिया या एंगस्ट्रॉम यूनिट में देगा, तो अगर आप वो रख देंगे तो ये आंसर डायरेक्टली किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से कंबाइन करके क्वेश्चन दे सकता है। वर्क फंक्शन ओके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मीट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज वी आर हैविंग वर्क फंक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंस देखिए फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे इसको यूज करके जो है ना जो ग्राफ बनते हैं ओके एनोड पोटेंशियल के साथ में जो है ओके, तो ये जो एनोड पोटेंशियल वर्सेस करंट का जो ग्राफ बनता है ओके, तो वो जो है ना यहाँ पे ये 2 पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा ओके, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता है। ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसी तरह से अगर इंटेंसिटी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है तो उससे करंट चेंज होगा, फोटो करंट चेंज होगा, आई फोटो। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको ग्राफ बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। उसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू ओके वर्क फंक्शन प्लस ओके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन को यूज करके आपको जो है ना ग्राफ रहते हैं, तो आप इसको यूज करके ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ग्राफ आप ड्रॉ करें ओके। तो ग्राफ कैसे है? तो आपने ये देखा होगा
कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपको ग्राफ जो है ना ये इस तरह के आएंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले ले या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले ले, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये पैरामीटर अगर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो ये आपको एनर्जी ही आना चाहिए। ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन की जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये जो है ना अगर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो वर्क फंक्शन आता है, ठीक है। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे तो डिवाइड बाय एच कर लोगे आप, ठीक है। सो एनीवे ये ग्राफ भी आप इससे रिलेटेड देखें तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ना ये जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी वर्क फंक्शन देगा, एनर्जी पूछेगा, एनर्जी देगा, वर्क फंक्शन पूछ सकता है, दो कंडीशन देकर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर आपने ऐसे एक दो समझो ऐसे क्वेश्चन करके एक 15-20 क्वेश्चन अगर आपने इनके ऊपर कर लिए, जिन लोगों ने ओके टॉपिक तो पढ़ा है, टॉपिक तो पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री में है टॉपिक तो यहाँ पर भी है, दोनों तरफ है, तो टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन उसको आप स्ट्रॉन्ग कर ले, ओके। तो ये जो है ना इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, मैटर वेव। तो मैटर वेव में सिंपली आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, इसी से बन जाता है h/mv। तो जो जिस सिचुएशन के हिसाब से आपको दिया जाए आप उस सिचुएशन के हिसाब से वर्कआउट करें, ओके। जैसे अब यहाँ पे जो है ना ये अलग अलग क्वेश्चंस आपको ये जो है ना फॉर्मूले बन सकते हैं। तो दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब पी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से ये जो पी है मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा h/√2m, ये काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह यही फॉर्मूला बन सकता है √2m, काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी लिखते हैं, ओके। तो q इंटू ये v जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो है ना इतने अगर फॉर्मूले आपने देख लिए तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। आपको पूछेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके, आपको इसके हिसाब से पूछ सकता है। ये सारी चीजें अगर हमने कोई पार्टिकल ले लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया या अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो उनका मास और चार्ज कांस्टेंट है। तो ये सिंपली जो है ना ये पूरा फॉर्मूला, ओके, सब कांस्टेंट है, खाली वोल्टेज आ जाता है, ओके। तो हर एक पार्टिकल के हिसाब से एक आपको एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह आ जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ओके, ये इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें ये फॉर्मूला, तो आपको मिल जाएगा 12.27 डिवाइड बाय √, ये वोल्टेज V, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ठीक है। अब इसी तरह से जो है प्रोटॉन के लिए भी आ सकता है, आप ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं प्रोटॉन के लिए। जैसे अगर चलिए प्रोटॉन के लिए लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो 0.286 कितना होता है, 0.286 डिवाइड बाय √, वोल्टेज V, एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ओके, जो वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। तो आप इसी तरह अल्फा पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी किसी के लिए आप जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए आप देख लीजिए, तो ये जो है सारी पॉसिबिलिटी, ओके। तो इसी तरह से एक और ये ले सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के लिए एक फॉर्मूला में बढ़ा देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसी का आप जो है ऐड कर दें यहाँ पे, ½ kb इंटू टी, ओके, ½ kb इंटू टी। तो जनरली क्या लिखते हैं हम, 3/2 kb इंटू टी। अगर हमने जो है एक जो भी 3 अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ले लिया तो हमें पता है 3/2 kb इंटू टी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप रिप्लेस कर दो तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। चलो मैं यहां लिखता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m 3/2 kb इंटू टी। तो डायरेक्टली ये 2 कैंसल, तो 3m kb इंटू टी। तो आपको सिंपली ये सब सारे कांस्टेंट है, टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर देके आपको पूछ लेगा, ओके, टेम्परेचर देके आपको पूछ लेगा कि बताएं जो है उसकी वेवलेंथ, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। चले आप इसको कॉपी करें, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स। अब देखिए एटम्स में जो टॉपिक्स है जिनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला चैप्टर भी आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें जो टॉपिक्स है, ओके, किसको हम अच्छे से याद रखें, ओके, और उसके ऊपर जो है ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो श्योर आपको इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन मिलेगा।
अब देखिए सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है जो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है टॉपिक चैप्टर का नेम है, या सिंपली एटम्स हम बोलेंगे। तो इसमें जो है ना सबसे पहला जो मॉडल है, ओके, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो थॉमसन ने जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था, लेकिन इसके ऊपर कोई खास अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जे थॉमसन ने आप जो है एटम को मॉडल दिया था। उसके बाद जो मॉडल दिया है वो है रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के मॉडल पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन कंसेप्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। और ये जो आपको 2-3 फॉर्मूले यहाँ नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कम पूछा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूले जो है ना वो पता होने चाहिए। ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड, ओके, पार्टिकल्स, ओके, जो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओके। तो ये कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, ओके, तो उससे रिलेटेड ये काउंट है, तो उसका ये फॉर्मूला। उसमें के जो है ना एक कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है, एक कांस्टेंट है जो उस मटेरियल से रिलेटेड है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप ये जो है ना नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का फॉर्मूला, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, और ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोचिंग, ओके, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो उसका भी फॉर्मूला आप याद रख ले। तो क्वेश्चन पूछेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, बस आप ये इतना याद रख ले रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड। और उसके जो ड्रॉबैक होते हैं, ओके, ड्रॉबैक जो होते हैं कि भाई जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो जो है एक्सेलरेटेड मोशन में। तो एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो रेडिएट करता रहेगा, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। एनर्जी कम होगी तो उसका रेडियस कम होते होते वो जो है न्यूक्लियस को टकरा जाना, तो अनस्टेबल हो जाना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, एटम तो एब्सोल्युटली स्टेबल होता है। इसी तरह से सेम इसी के बेसिस पर जो ये एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि भाई वो जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये ड्रॉबैक भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर ओके कंसेप्टिव या थ्योरेटिकल एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल, ज्यादातर क्वेश्चन जो इस पे पूछेगा वो इसी पे पूछेगा। तो उसके 3 पोस्टुलेट्स आपको क्लियर होना चाहिए, और ऑर्बिटल जो स्पीड का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ये आपको पता होना है। रिडबर्ग का फॉर्मूला इन सीरीज में, स्पेक्ट्रल सीरीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ओके इन सारे सीरीज में, लाइमन की सीरीज में ओके फर्स्ट वेवलेंथ क्या होगी, लास्ट वेवलेंथ क्या होगी, उनका रेशियो पूछ सकता है। या एक वेवलेंथ लाइमन की, दूसरी जो है बामर से या किसी और से, ओके उसकी फर्स्ट लाइन लेके दोनों की वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बन सकते हैं। तो अगर आपने इस पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भी इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो साथ में थोड़ा सा और आप देख ले सकते हैं कि अगर कोई फोर्थ जो है n इज इक्वल टू 4 से जो है n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है, तो उसमें कितने जो है ट्रांजिशन होंगे, कितने यूनिक वेवलेंथ होंगे। तो आप इस तरह से जो है ना कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ओके कंपलसरी मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे आपको जो है ना जो फॉर्मूले है अगर उसको अच्छे से याद कर ले, यहाँ पर भी फॉर्मूले, यहाँ पर भी फॉर्मूले, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ओके यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। ओके चलो कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियाई। अब देखिए न्यूक्लियाई अब थोड़ा सा छोटा पोर्शन हो गया, कुछ टॉपिक जो है जैसे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, सिर्फ टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो डीके होता है बस वो रखा है। उसके बाद जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था, ओके उसके साथ में हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम, ये वाले टॉपिक जो है ना ये रिमूव कर दिया, अब नीट में नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जैसे इसमें छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट का जो है ना बहुत बेसिक कंपोजिशन है, उसका साइज है, और उसी में जैसे आइसोटोप, आइसोबार, ओके आइसोटोन्स किसे कहते हैं, इसके ऊपर तो बहुत कम इसके ऊपर जो है रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले पूछा है तो अब भी पूछ सकता है, रिसेंट एग्जाम में नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट है कि भाई इसका रेडियस कितना होगा, तो 10 की मतलब फर्मी में होता है 10 की पावर -15 मीटर, एटम के साथ कंपेयर करके देख लेंगे।
इसी तरह से जो है इसकी डेंसिटी, सो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, किसी भी न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस ले ले वो के मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस लेंगे तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, इसी तरह बेसिक में आप जैसे जो है उनके रिलेशन देख लेंगे। ओके, इसी तरह आगे जो है ना देखो, जो है आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोटोन्स किसे कहते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल आप देख लें। ओके, जो टेक्स्ट में दिया बस एक एक एग्जाम्पल देख ले, सफिशिएंट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है मास एनर्जी रिलेशन, तो आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया था कि भाई अगर कोई भी मास है, ओके, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ओके, तो कितने कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कहा था कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, उसके स्क्वायर से उस मास को मल्टीप्लाई करो तो वो मास की इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एक बेसिक में आप एक और यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ मास। ओके, दैट इज वी आर हैविंग एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटम का जो मास होता है बहुत कम होता है, तो केजी में अगर लिखेंगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट एक और अलग से जो है ना यूनिट यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। तो अब ये इसके इक्विवेलेंट कितना होता है, ओके, एनर्जी, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी सो 931.5 MeV। तो ये जो है ना कुछ बेसिक आपको देख लेना है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है देखो ये मास एनर्जी रिलेशन तक आ गए हम। मास डिफेक्ट, ओके, तो मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ओके, जैसे जो है एक न्यूक्लियस को अगर अपन जो है ना उसको जो है तोड़ दिए हैं, उसमें से उसको ब्रेक कर दिए और उसमें से जो न्यूक्लियॉन्स है वो अलग अलग हो गए, तो अब क्या हुआ कि भाई इंडिविजुअली आप मेजर करेंगे तो मास सबका मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ कैसे गया, तो ये बड़ा इस वास्ते कि हमने एक्सटर्नली उसको एनर्जी दी थी, ठीक है। सो एनीवे ये सारे कंसेप्ट तो आपको पता रहेंगे, ओके, थोड़ा सा पढ़ लें तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा। और ये जो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी के साथ में एक और टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा मॉडिफाई करके आई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी को यूज नहीं करते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को यूज करते हैं। तो आपको एक ग्राफ, एक कर्व दिया है, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, वर्सेस मास नंबर। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि भाई दो अलग अलग रेंजेस है, लेस देन 30 लाइट न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल होते हैं, और 170 जिसका मास नंबर होता है उससे बढ़ के भी होते हैं तो वो हेवी न्यूक्लियाई वो भी अनस्टेबल होते हैं, और 30 से 170 के बीच के जो न्यूक्लियाई वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपको जो कर्व रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि भी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेरस की होती है, एवरेज कितनी होती है तो 8 MeV होती है। तो ये आपको जो है ना पता होना चाहिए। अब इसके साथ में जो है ना ये होने के बाद रेडियो एक्टिव के जो डीके के जो टाइप्स होते हैं अल्फा बीटा गैमा, तो उनकी एक एक इक्वेशन अल्फा बीटा गैमा की, ओके, अल्फा बीटा और गैमा ये डी के एक एक इक्वेशन आप देख रहे। अल्फा में क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, ऐसे अल्फा पार्टिकल रिलीज होकर उसका मास नंबर कम होते चले जाता है किसी भी हेवी न्यूक्लियस में से। तो हेवी न्यूक्लियस का मास नंबर कम होते होते जब वो 170 से या उससे कम हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये अल्फा डीके करके जो हेवी न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से ये बीटा डीके, तो इसमें दो टाइप है आपको पता है, बीटा माइनस बीटा प्लस, इसकी भी इक्वेशन देख लो। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो बीटा प्लस बीटा माइनस डीके उसके भी आप इक्वेशन देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड ओके इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आप देखें, मास नंबर में चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर में चेंज हो रहा है। एक या दो क्वेश्चन देख लें इस तरह के कि भाई एक जो है ना न्यूक्लियाई दे दिया, उसमें से बोला गया कि भाई 4 अल्फा पार्टिकल जो है इमिट हो गए, डीके हो गए, 2 बीटा पार्टिकल बीटा माइनस डीके हो गए, या आपको दे दिया 3 गैमा डीके हो गए। तो आपको अब जो एलिमेंट आएगा, न्यूक्लियाई आएगा, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इस तरह का आप एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी टॉपिक इसमें आता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दो टाइप है, ओके, जो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए हमने जो यहाँ पे बाइंडिंग जो एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर जो कर्व बोला था, तो इसमें एक साइड
जो है लाइट न्यूक्लियाई का है, और दूसरा एंड जो है मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो जो है हैवी न्यूक्लियाई है। तो हैवी न्यूक्लियाई ओके डिवाइड होकर अपना मास नंबर कम करते हैं, डीके होकर समझ लें। ओके, तो वो होता है न्यूक्लियर फिजन। ओके, न्यूक्लियर फिजन। तो अब वो किस तरह से करते हैं, तो हमको जो जो सिलेबस में रखा है वो यूरेनियम, ओके, यूरेनियम का एग्जांपल लिया है। तो यूरेनियम ओके 235 को एक न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो वो यूरेनियम 236 बन जाता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो उसके जो है ना अलग अलग इक्वेशन बनते हैं। किसी केस में जो है ना जैसे दो जो भी एलिमेंट बनेंगे, तो आप जो है ना जो भी एनसीईआरटी से पढ़ लें कि तीन आपको अलग अलग इक्वेशन दिया, कई सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने क्या किया, तीन दे रखे हैं। तो उसमें किसी में 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, साथ में किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर 3 कंसीडर कर लेंगे तो ये न्यूक्लियर फिजन वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड उनका जो रिएक्शन होता है वो आप 3 इक्वेशन समझ खाली याद रख लें, कभी हो सकता है कोई इक्वेशन ही दे दे। ठीक है, और एक फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो लगभग जो है मतलब एक जो फिजन रिएक्शन होता है उसमें लगभग 200 MeV के करीब करीब एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है ओके न्यूक्लियर रिएक्शन, तो एक तो होता है फिजन जो अभी हमने बोला, दूसरा होता है फ्यूजन। तो ये जो फिजन होता है ना, तो आर्टिफिशियली इसको कर सकते हैं। ओके, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे जहां पे ये कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप कुछ पॉइंट्स ओके कंट्रोलिंग रॉड्स है, ओके जो है आपको जो है उसमें कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे। ओके, हेवी वाटर यूज होता है, मॉडरेटर, ओके, ऐसे कुछ टर्म्स आपको थोड़ा सा याद रख लेने। उसके ऊपर क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन हमसे मिस नहीं होना, क्योंकि ये टॉपिक्स ये जो चैप्टर है ज्यादा बड़े नहीं है। तो आप जो है ना वो रिएक्टर को भी थोड़ा सा देख लेंगे, उसमें क्या टर्म्स है, 4 से 5 पॉइंट है वो देख लेंगे तो आपको श्योर मिल सकता है। इसी तरह से फ्यूजन, तो फ्यूजन जो है ना देखो आर्टिफिशियली पॉसिबल नहीं है अभी तक, ये सिर्फ स्टार्स पे होता है। ओके, स्टार्स पे होता है। तो अब ये क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई है वो मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, और मिलके क्या करते हैं, अपने मास नंबर को बढ़ाते हैं। इस तरह से क्या होता है, मास नंबर बढ़ते 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 उनका मास नंबर जब 30 से बढ़ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो हाइड्रोजन का केस है, ओके, हाइड्रोजन H11 ये जो है पहले मिलेंगे, ठीक है, फ्यूज होंगे। तो इससे जो इक्वेशन बनती है वो आप याद रख लें। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो 26.7 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। किसमें ज्यादा होती है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे एक फिजन में 200 MeV और यहाँ पे 26.7 MeV। लेकिन अगर पर न्यूक्लियन की बात करेंगे तो यहाँ पे 236 न्यूक्लियन होते हैं और यहाँ पे सिंपली 4 न्यूक्लियंस होते हैं। तो पर न्यूक्लियन की बात करेंगे तो हमको जो है ना ये जो फ्यूजन है इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इस कर्व के ऊपर मिल सकता है, रेडियो एक्टिविटी पे मिल सकता है, और कुछ हद तक अगर सोचा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन पर भी मिल सकता है। लेकिन मेनली ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका जो है न्यूक्लियाई के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। चलिए आप कॉपी कर लें। ओके, सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर। अब देखिए एक ऐसा चैप्टर जो मॉडरेट जो है इसका जो है साइज रहेगा। ओके, मतलब अगर लेंथ अगर देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर ओके 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछ रहा है, और पिछले 2 साल 3 साल के अगर एग्जाम्स में देखेंगे तो 2 या इससे बढ़कर ही पूछा है। ओके, 3 क्वेश्चन भी पूछा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये लास्ट वाला चैप्टर लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे पहला चैप्टर है यूनिट और डायमेंशन, ओके, और साथ में अगर हमने उसके इंस्ट्रूमेंट्स मिला लिए, मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो 2 से 3 क्वेश्चन वहां भी मिल रहे हैं और यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने का स्कोप है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें, ठीक है, और एक बार आप अच्छे से देख लें। और जिन लोगों ने थोड़ा सा जैसे ठीक ठाक ही पढ़ा है, ओके, तो वो पक्का कर ले। क्यों, तो क्वेश्चंस आपको श्योर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें आप
कि भाई जो टाइप्स होते हैं ना सेमीकंडक्टर के, पी टाइप, एन टाइप, ओके, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक में क्या होते हैं, पी और एन टाइप। तो पी और एन टाइप में कौन से इंप्योरिटीज मिलाते हैं, ओके, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से कौन सा टाइप बनता है, पेंटावेलेंट मिलाने से कौन सा टाइप बनता है। तो इसके ऊपर जो है ना एक बेसिक क्वेश्चन बनने का चांस होता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम हो चुका है क्वेश्चन पूछने को, ओके, लेकिन 2024 में थोड़ा सा जो है ना मिला के जो क्वेश्चन होता है मल्टी कॉन्सेप्ट वहां पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कि ये जो है ना पी और एन टाइप आप इसको कर लें कि भाई कौन सी टाइप की इंप्योरिटी मिलाने से कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। इसी तरह से इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ये भी आप याद रख लो, ठीक है। उसके बाद है पीएन जंक्शन, पी और एन टाइप मिल गया, उनको मिलाने से क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन बन जाता है। पीएन जंक्शन डायोड एक बेसिक डिवाइस बन जाता है। तो इसकी जो फॉरवर्ड रिवर्स बायस कंडीशन है ना, इसको अच्छे से समझ लो, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, ओके, जैसे अब यहाँ पे अगर ऐसे बता दे कि भाई ये डायोड है और यहाँ पर ये सपोज एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, चलो ऐसे। अब यहाँ पे दिया है कि -5 वोल्ट और यहाँ पे दिया है -7 वोल्ट। अब पूछेगा कि बताओ ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, या ऐसे 3-4 केस दे देगा ABCD और उसमें से पूछेगा कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स, ऐसे किसी एक के लिए पूछ सकता है। तो ये जो है ना इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको ये ठीक से समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर सकता है। क्या है कंसेप्ट कि भाई इसे कहते हैं एनोड जो एरो की तरह है, और ये जो बार है उसे कहते हैं कैथोड। सो ये जो कैथोड का, ये के लिख देता हूं मैं, ये लिखता हूं, वोल्टेज एट एनोड शुड बी ग्रेटर वोल्टेज एट कैथोड। तो ये कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस की, बस आपको ये चेक करना है और उसके हिसाब से लिख देना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अब इसके बाद पी और जैसे ये डायोड आपका जो है हमने देख लिया पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स बायस की कंडीशन समझ लिए। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। सो डायोड एज ए रेक्टिफायर, तो दो टाइप आपको रेक्टिफायर पढ़ने, एक है हाफ वेव और एक है फुल वेव। रेक्टिफायर करता क्या है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इनका कंपैरिजन देख लो, फिगर देख लो, ओके, कि किस तरह से जो रहेगा। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ओके, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो पुअर होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। एक 3-4 पॉइंट आप कंपैरेटिवली देख लो। इसका सर्किट बहुत सिंपल होता है, एक ही डायोड यूज होता है। यहाँ पे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, डायोड तो 2 यूज होते हैं लेकिन जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा नाम होता है। तो जो सेंटर टैपिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो जो है कॉम्प्लिकेशन करती है, तो इसलिए जो है ये वाला कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी जो इफिशियंसी होती है ना रेक्टिफिकेशन, वो बहुत पुअर होता है, इसकी उससे डबल होती है इफिशियंसी, मतलब इसकी जो रेक्टिफिकेशन क्वालिटी है वो अच्छी होती है, ओके। इसमें एसी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आउटपुट में हमें डीसी चाहिए लेकिन इसमें एसी ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो है ना कुछ आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल पर्पस डायोड में जीनर डायोड, तो ये जो है ना हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी डायोड ये जहाँ पे जो पढ़ते हैं हम, ओके, जो रेक्टिफायर में पढ़ते हैं, उसको अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते चले जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डायोड से एकदम हाई अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो होगा और वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस डायोड जीनर डायोड होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ओके। ये उसी के लिए बनाए जाते हैं, ब्रेकडाउन फेनामेना के लिए, ब्रेकडाउन रीजन होता है इनका। मतलब क्या है कि भाई ये जो है ब्रेकडाउन, ये जो है डैमेज नहीं होंगे, ओके, रिवर्स बायस में ये वर्क करेंगे। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जैसे ऑर्डिनरी डायोड वर्क करते वैसे ही रहेगा, लेकिन मेन एप्लीकेशन क्या है, रिवर्स बायस में। तो इसका एप्लीकेशन और आपको पढ़ाया गया है वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट आप ड्रॉ कर लो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो, एक या 2 प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कर लो। इसी तरह यहाँ पर जो डायोड है ना, आइडियल केस में लेके आपको सिंपल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन बनते हैं ना, बस उसी तरह के। आइडियल डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो आप इसको शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करोगे। रिवर्स बायस में क्या होगा, तो ओपन सर्किट की तरह यूज करोगे, ओके, ओपन सर्किट। और आप क्वेश्चन जो है सेम जैसे
करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही उसको सॉल्व कर लो, तो आपसे वो जो है बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ना जैसे ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस, तो वोल्टेज रेगुलेटर वाला एक या दो एग्जाम्पल देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोटो डायोड, तो ये भी जो है ना रिवर्स बायस में यूज होता है। फोटो डायोड, इसका सिंबल देखो सेम इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट इस तरह से फॉल होती है, लाइट के फॉल होने से करंट फ्लो होता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, कंटिन्यूअसली इस पे लाइट फॉल होते रहती है। ओके, जैसे जहां पे सिक्योरिटी लगाना हो तो एक तरफ से ट्रांसमीटर एक तरफ से रिसीवर, तो ट्रांसमीटर से लाइट निकलते जाती है और ये जो फोटो डायोड पे पड़ते रहती है। अगर कोई इंट्रूडर चोर वगैरह जो है जैसे इंटर करना चाह रहा हो, तो जैसे ही वो आएगा तो वो लाइट इंटरप्ट हो जाएगी, लाइट इंटरप्ट हुई तो अलार्म बच जाएगा। इस तरह से ये जो है ना इसका यूज होता है फोटो डायोड। सो इट इज ऑल्सो यूज इन रिवर्स बायस। तो आपको इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट याद रहना चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन बन गया तो बन जाएगा। तो ज्यादातर आपको जो है ना रेक्टिफायर या जीनर डायोड, इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई खास अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, सोलर सेल के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आया है। इसकी जो ओके कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये 4th क्वाड्रेंट में आती है। ओके, 4th क्वाड्रेंट में आती है, तो ये जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है करंट और ये जो है वोल्टेज, ये करंट वाला, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों? ये वाले करंट पे क्या हो रहा है, वोल्टेज कम होते होते यहाँ पे करंट जीरो हो जा रहा है, सॉरी वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। इसी तरह अगर यहाँ की बात करेंगे तो करंट कम होते 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 ये देखो जीरो लेवल पे आ गया, तो इसी वोल्टेज को कहते हैं वीओसी। तो ये ग्राफ देकर पूछा है कि भाई किस डिवाइस की है, तो वो सोलर सेल की। 2 बार क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड ही आया है, तो इसकी आप फिगर देख लो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, ऊपर के लेयर की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रख लो, अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ना जस्ट स्ट्रक्चर देख लेना है, ऊपर के 1-2 लेयर जो होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन रह गई बस। उसके बाद एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये फोटो डायोड है, ये क्या है, फोटो डायोड है। और यहाँ पे जो है ना इसका उल्टा हो जाता है, ये लाइट इससे निकलती, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ओके, लाइट उसमें से सॉरी करंट फ्लो होगा तो ये लाइट को इमिट करता है। तो यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल, अलग अलग कलर की लाइट के लिए मटेरियल कौन से यूज होते हैं वो आप या चाहे तो याद रख सकते हैं। अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन आप जस्ट ओके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से याद रख सकते हैं, बाई चांस पूछ लिया तो हमारा क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, तो इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके पूरे सिलेबस के हिसाब से अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बोला जाए तो वो है लॉजिक गेट, जिसके ऊपर क्वेश्चन मिस ही नहीं करता है, कभी मिस नहीं किया। लॉजिक गेट पे क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 6 लॉजिक गेट्स आपको बताएं, चलो मैं ये आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब इसमें जो गेट्स है, ओके लॉजिक गेट्स, तो ये जो है ना सिंपली उनका ट्रुथ टेबल अच्छे से समझ लो। ओके, उनका ट्रुथ टेबल अच्छे से समझ लो कि भाई और गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, नॉर गेट में क्या होता है, नॉट गेट में क्या होता है, ठीक है, या एक्सॉर गेट में क्या होता है। तो यहाँ पे ये बेसिक गेट होते हैं, एंड और नॉट, ये 3। दूसरी कैटेगरी में यूनिवर्सल गेट, हालांकि ये डिराइव गेट ही है, नैंड एंड नॉर, और यहाँ पे तीसरा जो है एक्स और। ये 6 गेट आपके सिलेबस में है, एक और बनता है एक्सनॉर, लेकिन 6 ही आपके सिलेबस में डिस्कस किए हैं। ओके, तो ये आप 6 गेट जो है इनके ट्रुथ टेबल, इसके बाद इनका सिंबल और इनका लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद होना। और जो कंडीशन देगा क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू के देखो, तो ये वाले टॉपिक पे आपने 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ओके, हर बार पूछ रहा है, पिछले एग्जाम में 2 पूछ लिया है, पिछले एग्जाम में 2 पूछा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं, आप जो है पीवाईक्यू में जो पूछा है बस वो कर लो। ये 6 जो है गेट हैं, इनके ट्रुथ टेबल, सिंबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, इनके ऊपर आप जो है ना जो पीवाईक्यू में 10-12 क्वेश्चन आप मिल रहे हैं, ओके रिसेंट वाले, बस वो क्वेश्चंस कर लो, आपको पक्का मिल जाएगा। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन था,
ओके, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया होगा, बट लगभग ओके हाफ एन आवर में हमने 6 क्वेश्चन कम से कम इससे मिलेंगे, ये हमने देख लिया. सो होप you will take the benefit of this. All the best. Thank you.